नमस्कार, मैं आशीष कुमार आज आपको एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिस पर हमारे देश के भविष्य का भविष्य निर्भर करता है। देश के भविष्य का भविष्य थोड़ा अजीब लग रहा है ना? चलिए मैं आपको बताता हूं। किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं पर निर्भर करता है। किसी भी देश का विकास उस देश के युवाओं पर ही निर्भर करता है। वैसे में हमारा देश भारत एक युवा प्रधान देश है जहां युवाओं की बहुतायता है। हमारे देश का विकास सिर्फ और सिर्फ युवाओं पर ही निर्भर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के भविष्य यानी युवाओं का भविष्य किस पर निर्भर करता है? शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है, जिस पर किसी भी व्यक्ति के विकास का और देश के विकास का बोझ निर्भर रहता है। एक समय था जब विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने हमारे देश भारत में विद्यार्थी आया करते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि विदेशों की तो छोड़िए, हमारे देश भारत के ही युवा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए विदेशों का रुख कर रहे हैं। एक समय था जब देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बावजूद भी देश के युवा बेरोजगार बने घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि देश में शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है। शिक्षा के इस गिरते स्तर को देखते हुए भारत सरकार ने 2020 में एक नेशनल एजुकेशन बिल को पारित किया, जो शायद इस वर्ष लागू भी कर दिया जाए। इसके निर्माण के लिए 2017 में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने किया। आपको बता दें कि भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी की सरकार में आई थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां थीं, जिसकी वजह से 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने उसे फिर से संशोधित किया। इस प्रकार 2020 में आई ये शिक्षा नीति भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसके बारे में जानकारों का कहना है कि 2020 में आई ये शिक्षा नीति विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस शिक्षा बिल के बारे में विशेष रूप से जानने के लिए हमने 3 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर रह चुके और कुछ कॉलेजेस में प्रधानाचार्य के पद पर रह चुके मुरलीधर चंदेकर जी से बात की और ये जानने की कोशिश की कि इस शिक्षा बिल के तहत छात्रों को कितनी सुविधाएं दी जाएंगी, शिक्षा के स्तर को क्या नई दिशा प्रदान की जाएगी। आइए हम दिखाते हैं कि इस बिल पर उनका क्या कहना है। अपने यहाँ की अभी जो शिक्षा नीति है यह सालों के आधार पर है, ईयर बेस। 2 साल का 11वीं 12वीं, 3 साल की डिग्री, 2 साल की पीजी, मतलब हम शिक्षा करते मतलब साल पढ़ते हैं। 3 साल गंवाए, 2 साल गंवाए, 2 साल गंवाए, 7 साल पढ़े हैं। क्या पढ़ा है? जैसे मैंने काफ़ी बार कहता हूँ मैं भी कि कितना पढ़ा है, इससे भी क्या पढ़ा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी शिक्षा नीति अभी की तो क्या का उत्तर देने में असमर्थ है। वर्तमान की स्थिति कितना पढ़ा है देने में तो निश्चित रूप से समर्थ है। आपने मुझे पूछ लिया तो मैंने कहा मैं एमकॉम पढ़ाऊँ, एमफिल पढ़ाऊँ, पीएचडी पढ़ाऊँ। भाई क्या पढ़ा क्या है, ये तो सब ठीक है, तो क्या पढ़ा है पूछने पर उसमें असमर्थता होती है कि क्या बताएं क्या पढ़ा है, क्योंकि हमारा पूरा जो दुर्लक्ष्य रहा वो स्किल के तरफ से दुर्लक्ष्य रहा। स्किल के संदर्भ में यहाँ पर साल के आधार पर शिक्षा नहीं देने वाली, स्किल के आधार पर देने वाली। फिर आपने 6 महीने में एक स्किल हस्तगत की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप म्यूज़िक यदि मैं 6 महीने में पढ़ सकता हूँ तो मुझे 2 साल खर्च करने में क्यों मजबूर कर रहे हो आप? मैं 6 महीने में म्यूज़िक पढ़ सकता हूँ, मेरा डांस 6 महीने में पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पर 6 महीने के बाद में भी अलग अलग प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी और जहाँ पर शिक्षा उसकी ख़त्म हो जाएगी या उसको लगेगा कि यस अभी मैं इसको पढ़ लिया हूँ, तो उसको छोड़ भी सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। साइकोलॉजी है, मुझे काउंसलिंग में इंटरेस्ट है। अब मुझे लगता है अभी तो 2 साल का काउंसलिंग का कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद भी पता नहीं मैं काउंसलर करके सक्षम होंगे या नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो एग्ज़ाम देके केवल पास होना है, प्रैक्टिकल की तो कोई सुविधा है नहीं। यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट अपने यहाँ पर है नहीं, इवैल्यूएशन की सिस्टम अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो मुझे लगेगा कि नहीं मैं तो 6 महीने में काउंसलर हो सकता हूँ, तो इट्स ओके, आई कैन डिसकंटिन्यू माई कोर्स।
6 महीने के बाद मैं कोर्स डिसकंटिन्यू कर दूंगा, दूसरी जगह ज्वाइन हो जाऊंगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ इसके आधार पर ही आप देखेंगे तो यह शिक्षा निधि आपकी क्षमता के आधार पर स्किल प्रोवाइड करेगा और उसी के आधार पर आप अपना करियर बनाने में सक्षम होंगे। यही उद्देश्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का है और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर स्किल्ड बेस्ड पर्सन का निर्माण इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, हमारे देश से एक बड़े पैमाने पर छात्र जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए विदेशों को रुख करते हैं। कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे देश में शिक्षा नीति जो है वो उस लायक नहीं है कि स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन यहाँ रह के और आसानी से कर सके। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या शिक्षा नीति में इस समस्या के समाधान के लिए कुछ किया गया है? बिल्कुल है। क्या होता है अपने यहाँ पर क्या हो रहा है कि विदेश में जो बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, उसको वहाँ पर पढ़ाई के साथ में रोजगार की भी गारंटी होती है। वहाँ पर जैसे वो कनाडा में जाएगा, यूएसए में जाएगा, जर्मनी में जाएगा, तो उसको स्किल बेस्ड एजुकेशन देते हैं। करते करते उसको रोजगार भी प्राप्त होता है। आप देखेंगे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं वहीं पर कमाते हैं और वहीं पर पढ़ते भी हैं, उसके बाद में उनको रोजगार भी प्राप्त होता है। यहाँ पर उसको वो भरोसा नहीं है कि यहाँ होगा कि नहीं होगा। नहीं होता ऐसा नहीं, अपने यहाँ पर भी बहुत लोग तो हैं जो नौकरी भी करते हैं, शिक्षा के आधार पर ही किया उन्होंने, तो हमारे देश को भी बहुत अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा होता है। इसका मुख्य कारण ऐसा है कि हमारे यहाँ पर शिक्षा को रोजगार के साथ में कम जोड़ा गया है। हमारे यहाँ पर शिक्षा को इंडिपेंडेंटली रखा गया, ये आइसोलेशन में रखा गया। जैसे हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट होता है जो एम्प्लॉयबल है, एम्प्लॉय देने की कैपेसिटी रखता है। यह इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या रोल शिक्षा व्यवस्था में है? तो कहीं नहीं है। मैं अमरावती विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर था, तब कुछ लोग मुझे मिलने के लिए आए थे और ये कहा कि सर हमको 500 लोगों की ज़रूरत है। तो मैंने कहा दे देंगे, लाख बच्चे हमारे पास में पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर वो बच्चे हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हम जिस स्किल की ज़रूरत हम लोगों को है वो स्किल तो आप पढ़ाते नहीं है, तो हम अलग से उन बच्चों को पढ़ाएंगे और बाद में उनको रोजगार देंगे। अब ये पहले से यदि दोनों का मिलाव होता इंडस्ट्रियलिस्ट और एजुकेशनिस्ट का, तो फिर ये जरूरत ही नहीं पड़ती कि अलग से उनको पढ़ाई देंगे, ट्रेनिंग देंगे या स्किल देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पूरी पढ़ाई स्किल बेस के आधार पर ही है। सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा लाके एजुकेशन देने का प्रयास इस एजुकेशन पॉलिसी में किया है। इसलिए आइसोलेशन खत्म होने वाला है और जब आइसोलेशन खत्म हो जाएगा, समाज के आधार पर शिक्षा। मैं एक बात बताता हूँ, इसमें और चीज़ है जो आपने प्रश्न पूछा तो बहुत अच्छा किया, इस कारण मुझे बताने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर हर कोर्स को इंटर्नशिप दे रखी है। अभी हमारे यहाँ पर क्या है, इंजीनियर वाले उनको 1 सेमिस्टर की इंटर्नशिप होती है, मतलब उनकी 8 सेमिस्टर 10 सेमिस्टर की पढ़ाई होगी, डिग्री होगी, 1 सेमिस्टर वो केवल इंटर्नशिप करता है। मतलब कितने % फील्ड में जाता है, बाकी सारा तो क्लासरूम में करता है। अब सिविल इंजीनियर क्या क्लासरूम में सिविल पढ़ेगा? उसको तो साइट पर ही जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर अभी नए एजुकेशन पॉलिसी में हर कोर्स में जैसे मैं बीकॉम का हूँ, कॉमर्स वाला हूँ, मैं बैंक में इंटर्नशिप कर सकता हूँ, इंश्योरेंस में कर सकता हूँ, कृषि उत्पन्न बाजार समिति में कर सकता हूँ, मार्केटिंग में कर सकता हूँ, बड़े बड़े मॉल्स में कर सकता हूँ। कितने स्कोप हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकल इसमें वो जोड़ने के कारण वो जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट देने की क्षमता रखते हैं, उनको भी स्किल्ड वर्कर पर्सन मिल जाएगा, क्योंकि उनको वहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो आउटपुट उनका बिजनेस का भी निकलेगा और इनके एजुकेशन का भी निकलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था भी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में की है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर भी शिक्षा का संबंध है जी, स्किल और रोजगार से जब जोड़ा जाता है तो विदेश में जाने का प्रमाण निश्चित रूप से कम होगा और वो होना ही चाहिए, ऐसा लगता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस बिल में एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से बनाया गया है। ये जो संख्या देख रहे हैं आप, उसमें सबसे पहली संख्या 5 है। ये 5 साल के कोर्स को दर्शाता है, जिसे फाउंडेशन स्टेज के नाम से बताया गया है। मतलब जब भी किसी बच्चे का नामांकन कराया जाएगा तो उसे अगले 3 साल तक प्ले एजुकेशन दिया जाएगा, जिससे उसे स्कूल जाने से डर ना लगे और वह आसानी से स्कूल जाने का आदी भी हो जाए। इस 3 सालों तक प्ले एजुकेशन देने के बाद अब उसे
अगले साल बिना किसी एग्ज़ाम के क्लास फर्स्ट में भेजा जाएगा और उसके अगले साल क्लास सेकंड में, जिससे बच्चे में स्कूल और एग्ज़ाम के प्रति डर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला जो नंबर है वो 3 है। ये 3 साल के स्टेज यानी प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चे एग्ज़ाम पास कर क्लास 3 से क्लास 4 को और क्लास 4 से क्लास 5 में जाएंगे। यहाँ उन्हें एक्टिविटी के साथ साथ स्टडी से भी जोड़ा जाएगा और ये 3 साल उन्हें उनकी ही क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे पढ़ाई गई चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। अगला संख्या जो है वो 3 है, यानी कि अगले 3 साल यानी मिडिल स्टेज में बच्चे क्लास 6 से 8 क्लास तक की पढ़ाई को पूरी करेंगे और इस दौरान उन्हें उनके सब्जेक्ट्स के साथ साथ कंप्यूटर कोडिंग और उनके मन मुताबिक वोकेशनल या टेक्निकल चीज़ों का भी जानकारी दिया जाएगा, जिससे उनकी जिज्ञासा पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के तरफ भी बढ़ेगी। इसके अलावे उन्हें कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज भी पढ़ना होगा। अगला संख्या 4 है, यानी अगले 4 वर्ष सेकेंडरी स्टेज में बच्चे क्लास 9 से क्लास 10 और क्लास 10 से 11 और 12 की पढ़ाई कर पाएंगे, जहां उनकी पढ़ाई सेमेस्टर वाइज होगी। साल में 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होंगे। 10वीं पास करने के बाद अब बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए अपनी इच्छा अनुसार मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, यानी आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स जैसे स्ट्रीम लेने की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स अपनी इच्छा से कोई भी सब्जेक्ट्स जैसे मैथ के साथ हिस्ट्री या बायोलॉजी के साथ जियोग्राफी यानी मल्टीपल सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ उन्हें एक फॉरेन लैंग्वेज की भी पढ़ाई करनी होगी। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स जैसे स्ट्रीम खत्म हो जाने से स्टूडेंट्स अपनी इच्छा अनुसार अब ग्रेजुएशन में भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले सकेंगे। समझने वाली बात यह है कि ग्रेजुएशन को अब 4 साल कर दिया गया है। ग्रेजुएशन में 1 साल की पढ़ाई पूरी करने पर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरा साल पूरा करने पर ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तीसरा साल पूरा करने पर ग्रेजुएट डिग्री का और चौथा साल पूरा करने पर ग्रेजुएट रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्स को अधूरा छोड़ने पर इसे फिर से शुरू करने की समस्या नहीं रहेगी। जिस डिग्री से आपने पढ़ाई छोड़ी है उसके बाद वाली डिग्री के लिए आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और आपके पास ग्रेजुएशन रिसर्च का सर्टिफिकेट है तो इससे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल का ही करना होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री की है तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का करना होगा। इस नीति के तहत एमफिल की डिग्री को ख़त्म कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस पे जीडीपी का कुल 6% खर्च करने का प्रावधान पारित किया गया है। जीडीपी का 6% ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अब देखना यह है कि बिल में लिखित इन सभी चीज़ों को धरातल पर कब से उतारा जा रहा है और एक विद्यार्थी के जीवन में इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। देश में हो रहे बड़ी से बड़ी घटनाओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए इफेक्ट्स कम्युनिकेशन।